जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, ब्लड रिलेशन जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ब्लड रिलेशन के किसी भी सवाल को कम से कम समय में कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, देखिए वैसे तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं ट्री मेथड। तो आज आप ट्री मेथड से सीखने वाले हैं कि ब्लड रिलेशन के किसी भी सवाल को कम से कम समय में कैसे सोल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न में नाम को पढ़कर आपको अपने मन से जेंडर डिसाइड नहीं करना है कि हाँ, नेहा नाम लिखा हुआ है तो वो लड़की ही होगी, या फिर मोहन नाम लिखा हुआ है तो वो लड़का ही होगा। यहाँ नेहा नाम का लड़का भी हो सकता है और मोहन नाम की लड़की भी हो सकती है। ठीक है, जनरली आपको प्रश्न में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। महिला का महिला वाला ही नाम रहेगा और पुरुष का पुरुष वाला ही नाम रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने मन से जेंडर डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनरली अगर देखा जाए तो ब्लड रिलेशन में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है पजल फॉर्म, और पजल फॉर्म का क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है। के एस की बेटी है, एस की शादी जी से हुई है, ए एम का इकलौता पोता है, जी एम का बेटा है, ए की एक बेटी एच है जो एस की इकलौती पोती है। तो पूछा गया के का ए से क्या संबंध है। इस टाइप के प्रश्न को पजल फॉर्म कहा जाता है। और दूसरा होता है कोडिंग फॉर्म। पहले देख लेते हैं कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन किस टाइप का होता है। तो ये देखिए, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, और ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। यहाँ पर गलती से देखिए का की जगह पर की लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ए माइनस लिखा हुआ है, ए प्लस लिखा हुआ है, ए भागा लिखा हुआ है, ए गुना लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल सिंबल लिया गया है। यहाँ पर मैथमेटिकल सिंबल के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा टाइप, कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन इसको बोला जाता है। और तीसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी तस्वीर की ओर या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके उसका परिचय कराएगा, फिर उसके आधार पर उन दोनों का रिश्ता निकालना होता है, संबंध निकालना होता है। जैसे इस प्रश्न में कहा गया है कि पूजा ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा कि वह मेरे पति के भाई की माँ का इकलौता बेटा है, तो वह व्यक्ति पूजा से क्या संबंध रखता है। इस टाइप के क्वेश्चन को पॉइंटिंग फॉर्म कहा जाता है। तो जनरली ब्लड रिलेशन में इसी यही 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, और तीनों टाइप का थ्योरी सेम ही है। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ब्लड रिलेशन के किसी भी सवाल को, चाहे कोई भी सवाल हो, उसका आंसर आसानी से और एकदम सटीक दे पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को सोल्व करते समय, चाहे वह किसी टाइप का क्वेश्चन हो, हमें बस 2 बातों को ध्यान में रखना होता है। एक होता है जेंडर और दूसरा होता है जनरेशन। देखिए, अगर जेंडर की बात करें तो यहाँ 2 ही जेंडर देखने को मिलेगा। एक पुरुष जिसका प्रतीक हम लोग त्रिभुज लेंगे, और दूसरी महिला जिसका प्रतीक हम लोग वृत्त लेंगे। देखिए, अगर पुरुष है तो पुरुष, और पुरुष का प्रतीक हम लोग त्रिभुज लेंगे, और अगर महिला है तो महिला का प्रतीक हम लोग वृत्त लेंगे। देखिए, आप प्रतीक कुछ भी ले सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर पुरुष को त्रिभुज से दर्शाएंगे और महिला को वृत्त से दर्शाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पुरुष होगा तो उसको त्रिभुज के अंदर बैठाएंगे, कोई महिला होगी तो उससे वृत्त के अंदर बैठाएंगे। अब देखिए, जैसे कि ये एक वृत्त है और ये एक त्रिभुज है और ये एक वृत्त है, और त्रिभुज में अगर ए लिखा हुआ है और वृत्त में बी लिखा हुआ है, तो आपको बस ये स्ट्रक्चर देखकर समझ जाना है कि ये जो त्रिभुज में ए लिखा हुआ है, ये जो है एक पुरुष है जिसका नाम ए है,
और ये जो वृत्त में बी लिखा हुआ है ये एक महिला है जिसका नाम बी है। हाँ, तो जेंडर तो समझ गए। अब दूसरा चीज देखते हैं, जनरेशन। तो जनरेशन को कैसे अरेंज करना है, देखिए जो इस दुनिया में पहले आया है वो ऊपर रहेगा, जो इस दुनिया में बाद में आया है वो नीचे रहेगा। मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जो पहले आया है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में आया है वो नीचे रहेगा। जैसे देखिए सबसे ऊपर होंगे परदादा दादी, फिर इसके नीचे, सॉरी एक मिनट, इसके नीचे दादा और दादी, फिर इसके नीचे माता पिता, फिर इसके नीचे पुत्र पुत्री। अब देखिए मतलब जो दादा दादी के जनरेशन के होंगे वो सारे इस लाइन में बैठेंगे, जो माता पिता के जनरेशन के होंगे वो सारे इस लाइन में बैठेंगे, और जो पुत्र पुत्री के जनरेशन के होंगे वो सारे इस लाइन में बैठेंगे, और जो परदादा दादी के जनरेशन के होंगे वो सारे इस लाइन में बैठेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दो डाटा के आधार पर छोटा छोटा फैमिली ट्री बनाएंगे, और छोटा छोटा फैमिली ट्री बनाएंगे, और जितना भी पॉसिबल केस है सबको देखेंगे, सबका फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए अभी आपको कोई रिलेशन नहीं निकालना है, बस समझना है कि फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं। और बस फैमिली ट्री बनाते समय आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है, एक जेंडर का और एक जनरेशन का। देखिए जेंडर के अनुसार जो पुरुष होगा वो त्रिभुज में बैठाएंगे, जो महिला होगी उससे वृत्त में बैठाएंगे, और जनरेशन के अनुसार जो इस दुनिया में पहले आया है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में आया है वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं छोटा छोटा फैमिली ट्री बनाकर। तो चलिए अब फैमिली ट्री के एक एक केस को समझते हैं। जैसे पहला केस में कहा गया है कि ए बी का पिता है, तो ए पिता है तो पहले आया होगा तो ए को ऊपर रखेंगे और बी को नीचे रखेंगे, और चूंकि ए पिता है तो निश्चित ही एक पुरुष होगा तो इसे त्रिभुज के अंदर बैठाएंगे। और देखिए ए बी का पिता है तो ये क्लियर है कि ए बी का पिता है तो पुरुष ही होगा, लेकिन बी क्या है ये पता नहीं है क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि बी या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि पुत्र ही होगा या पुत्री ही होगी। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस में कहा गया है कि ए बी का माता है, यानी कि ए जो है माता है तो पहले आई होगी और उसके बाद बी। अब चूंकि ए माता है तो निश्चित रूप से महिला ही होगी तो उसे वृत्त में बैठाएंगे, लेकिन यहाँ भी बी का जेंडर पता नहीं है कि पुत्र है कि पुत्री है, लेकिन हाँ स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरा कहा गया है कि ए बी का बहन है, यानी कि दोनों का जनरेशन सेम है तो एक ही लाइन में बैठाएंगे। ए जो है बी का बहन है, ए का जेंडर क्लियर है कि बहन है तो वृत्त के अंदर बैठाएंगे, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, जब तक जेंडर क्लियर ना हो हमें अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है। ठीक है, अब तीसरा केस चौथा केस देखते हैं। ए बी का भाई है, भाई है तो जनरेशन सेम ही होगा, तो ए का जेंडर क्लियर है कि भाई है तो पुरुष ही होगा तो इसे त्रिभुज के अंदर बैठाएंगे, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा केस। पांचवा केस कहा गया है ए बी की बहन है, यानी कि ए का जेंडर क्लियर है कि बहन है तो निश्चित ही महिला होगी तो इसे वृत्त में बैठाएंगे, बी का जेंडर नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए पांचवा केस में कहा गया कि और सी बी की पत्नी है। अब सी पत्नी है तो एक ही जनरेशन में होगी तो सी को भी सेम जनरेशन में बैठा देते हैं, और पत्नी है तो निश्चित ही महिला होगी तो इसे भी वृत्त में बैठा देते हैं। अब देखिए यहाँ ए भी एक महिला है और सी भी एक महिला है, तो आपको देख कर ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन बहन है और कौन पत्नी है। तो पत्नी को समझने के लिए आपको एक सिंपल सा प्लस का मार्क लगा देना है, ताकि आपको देखकर ये पता चल जाए कि ये दोनों जो है बी और सी पति पत्नी है। ठीक है, अब देखिए अब बी का जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि सी जब पत्नी है बी की तो बी निश्चित ही कोई पुरुष होगा, और पुरुष होगा तो हम लोग इसे त्रिभुज के अंदर बैठाएंगे। ठीक है,
तो ये 5 पॉसिबल केस हम लोग देख लिए। देखिए केस बहुत सारा होगा, लेकिन ये समझने के लिए 5 केस बहुत है, ठीक है। अब चलिए कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं शुरू से अंत तक, अभी तक तो वीडियो आपने देखा ही होगा, लेकिन आगे भी लास्ट तक देखते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को करते हैं। ये है पहला सवाल। एक व्यक्ति ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता बेटा है, तो वह व्यक्ति कौन है, ये प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति है तो यानी कि पुरुष है, पुरुष को हम लोग त्रिभुज से दर्शाएंगे। तो ये एक व्यक्ति है जो कह रहा है किसी के बारे में कि वह मेरी माँ का यानी इसकी माँ का, तो माँ तो एक जनरेशन ऊपर रहेगी, तो माँ यानी कि महिला है तो उससे वृत्त से दर्शाएंगे। तो यह व्यक्ति कह रहा है कि वह मेरी माँ का इकलौता बेटा है, मैंने यानी कि इसकी माँ का इकलौता बेटा, यानी कि खुद के बारे में बात कर रहा है। और प्रश्न में ही पूछा गया है कि वह व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति यानी कि आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह स्वयं खुद ही व्यक्ति है जो अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। एक महिला ने कहा वह मेरे पिता का बेटा है, तो वह महिला से क्या संबंध रखता है, यानी कि महिला से वो क्या संबंध रखता है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि महिला है तो उसे एक वृत्त से दर्शाएंगे, ठीक है। ये एक महिला है, ये महिला कह रही है कि वह मेरे पिता का बेटा है, यानी कि इस महिला के पिता इनसे एक जनरेशन ऊपर आएंगे। और चूंकि पिता हैं तो यानी पुरुष होंगे तो त्रिभुज से दर्शाएंगे। अब इस महिला के पिता का बेटा, इस पिता का बेटा तो एक जनरेशन नीचे आएगा, और बेटा है तो निश्चित ही पुरुष होगा, और पुरुष है तो इसे भी हम त्रिभुज से दर्शाएंगे। अब देखिए ये कहा गया कि इस महिला के पिता ये हैं और इनका बेटा ये है, तो पूछा गया है कि इस महिला का इस पुरुष के साथ क्या संबंध है। तो एक ही जनरेशन में दोनों हैं, ठीक है, और एक पुरुष है एक महिला है, तो इन दोनों के बीच भाई बहन का संबंध होगा, ठीक है। यानी कि ये जो पुरुष है वो इस महिला का भाई है, और यही प्रश्न में पूछा गया है कि वह महिला से क्या संबंध रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई का संबंध रखता है, तो आंसर हो जाएगा भाई। अब देखते हैं अगला सवाल। रमेश सुरेश का भाई है, सुरेश सोना का पिता है, सोना रमेश से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न में पूछा गया है। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि नाम को पढ़कर जेंडर डिसाइड नहीं करना है, जैसे जैसे प्रश्न के आधार पर जेंडर पता लगेगा वैसे ही सेट करना है, ठीक है। तो कहा गया है रमेश सुरेश का भाई, यानी कि रमेश का जेंडर क्लियर है कि ये जो रमेश है एक पुरुष है, क्योंकि भाई है तो पुरुष ही होगा, तो इसे त्रिभुज से दर्शाएंगे। और किसका भाई है, तो सुरेश का भाई है, लेकिन सुरेश का जेंडर नहीं पता है तो हम लोग सुरेश को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सुरेश सोना का पिता है। अब देखिए सुरेश का जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि सुरेश जो है सोना का पिता है। अब सोना का पिता है तो सोना से एक जनरेशन ऊपर रहेगा, और पिता है तो निश्चित ही पुरुष होगा, पुरुष होगा तो इसे त्रिभुज से दर्शाएंगे। अब क्या पूछा गया है, तो सोना रमेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो सोना है वो रमेश का मतलब रमेश से क्या संबंध है। देखिए सोना का रमेश से क्या संबंध है ये क्लियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सोना का जेंडर क्लियर नहीं है कि सोना एक पुरुष है या महिला है, क्योंकि नाम को पढ़कर हमें ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि ये सोना जो है एक महिला ही होगी। तो यहाँ पर हम रिश्ता नहीं बता सकते हैं कि सोना का रमेश से क्या संबंध है। हाँ, अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि रमेश का सोना से क्या संबंध है तो ये स्पष्ट बता सकते थे, क्योंकि देखिए सोना का पिता है सुरेश और सुरेश का भाई है रमेश, तो ये बता सकते थे कि रमेश जो है वो सोना का पिता है। लेकिन सोना रमेश का क्या है ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्पष्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। एक महिला ने कहा वह मेरे पति की बहन की माँ की इकलौती बहू है, तो महिला कौन है ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। एक महिला ने कहा, यानी कि महिला तो एक वृत्त से दर्शाएंगे,
ये महिला ने कहा कि वह मेरे पति, पति यानी कि सेम जनरेशन में होंगे, और पति हैं तो उन्हें हम एक त्रिभुज से दर्शाएंगे। ठीक है, अब चूंकि दोनों पति पत्नी हैं तो एक प्लस का मार्क लगा देंगे ताकि ये पता लगे कि ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, वह मेरे पति की बहन, अब पति की बहन भी है तो सेम जनरेशन में होगा, क्योंकि पति की बहन, बहन है तो सेम जनरेशन में। ठीक है, तो पति की बहन, तो एक वृत्त और बना देंगे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों जो है पति पत्नी है। ठीक है, और ये दोनों है जो भाई बहन है। ठीक है हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। वह मेरे पति की बहन की माँ, ठीक, माने यानी कि बहन की माँ तो एक जनरेशन ऊपर, और माँ है तो निश्चित ही महिला होगी तो एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, माँ की इकलौती बहू है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार इतना प्रश्न से यही पता लग रहा है कि ये जो महिला है, इस महिला की एक बेटी है ये, और एक बेटा है ये, और ये जो है इस महिला की बहू हुई, क्योंकि बेटे की पत्नी बहू हुई ना। ठीक है, तो इकलौती बहू यही है, और यही प्रश्न पूछा गया कि महिला कौन है, क्योंकि ये महिला ही कह रही है कि वह मेरे पति की बहन की माँ की इकलौती बहू है, तो यानी कि ये खुद अपने बारे में ही बात कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं, यानी कि वो महिला खुद अपने बारे में बात कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। रमेश के पिता की बहन का बेटा सुरेश है, तो सुरेश रमेश से क्या संबंध रखता है। अब देखिए, चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, रमेश के पिता यानी कि रमेश जो है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन रमेश के पिता, पिता हैं तो निश्चित ही पुरुष होंगे और एक जनरेशन ऊपर होंगे। ठीक है, तो रमेश की पिता की बहन, पिता की बहन है तो पिता के सेम जनरेशन में आएंगे, तो पिता की बहन है तो यही जनरेशन में यहाँ पर पिता की बहन होंगे, बहन है तो महिला है, और महिला है तो उन्हें वृत्त से दर्शाएंगे। ठीक है, अब रमेश के पिता की बहन का बेटा सुरेश है, यानी कि ये जो महिला है इनका एक बेटा है जिनका नाम सुरेश है, और बेटा है तो इनसे एक जनरेशन नीचे। ठीक है, और चूंकि बेटा है तो निश्चित ही पुरुष होंगे। ठीक है, और पुरुष है तो एक के त्रिभुज बना देंगे, इसका नाम क्या है, सुरेश। अब देख क्या कहा गया है कि ये रमेश जो है, रमेश, ये देखिए रमेश, और इसका पिता ये, और पिता की बहन ये, और बहन का बेटा ये। कहा गया है कि पिता की बहन का बेटा सुरेश, तो पूछा गया सुरेश का रमेश से क्या संबंध है, यानी कि पिता की बहन का बेटा क्या होगा, बुआ का लड़का होगा, और बुआ का लड़का होगा, तो यही पूछा गया है क्या सुरेश का रमेश से क्या संबंध है। तो सुरेश जो है रमेश का फुफेरा भाई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की बेटी है, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए, एक आदमी ने कहा, अब आदमी है तो निश्चित ही पुरुष होगा, और पुरुष होगा तो उसे त्रिभुज से दर्शाएंगे। अब इस आदमी ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, दादा यानी कि इसके एक जनरेशन ऊपर इनके पिता, और इनसे एक जनरेशन ऊपर इनके पिता, यानी कि इनके पिता के पिता दादा हो गए हैं। ठीक है, और कहा गया है वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री। अब ये दादा हैं, और दादा की इकलौती पुत्री इनसे एक जनरेशन नीचे, और पुत्री हैं तो निश्चित ही महिला होगी, और महिला होगी तो इसे एक वृत्त से दर्शाएंगे। अब इकलौती पुत्री की बेटी है, अब ये महिला इकलौती पुत्री है और इनकी बेटी है, तो इनकी बेटी भी एक से एक जनरेशन नीचे, तो एक जनरेशन नीचे एक और वृत्त बना देंगे ताकि ये पता लगे कि ये इनकी बेटी है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर तैयार है। अब देखिए, हमने पहले ही बता चुके थे कि एक जनरेशन में एक महिला और एक पुरुष का डायरेक्ट दो ही संबंध होता है, या तो वो पति पत्नी होगा या तो भाई बहन होगा। देखिए, संबंध और भी होता है लेकिन वो लिंक के थ्रू होता है। जैसे कि साली, साली, अब आपकी शादी हुई, आपकी पत्नी आई, और फिर पत्नी की बहन आपकी साली हुई। ठीक है, तो आपका साले से डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, आपकी पत्नी के थ्रू रिश्ता है। ठीक है, तो एक जनरेशन में देखिए, अब ये एक महिला है और ये एक पुरुष है, तो इन्हीं के बीच में संबंध बताना है कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी कि ये जो, एक मिनट, ये जो महिला है इस व्यक्ति का क्या है, तो ये जो महिला है इस व्यक्ति की बहन है।
ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब देखते हैं अगला सवाल। केस के एस की बेटी है, एस की शादी जी से हुई है, ए एम का इकलौता पोता है, जी एम का बेटा है, ए की एक बेटी एच है जो एस की इकलौती पोती है। तो पूछा गया के का ए से क्या संबंध है। तो ये एक पजल फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और भी क्लियर करते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कहा गया है के एस की बेटी है, यानी कि के का जेंडर पता है कि एक बेटी है तो निश्चित ही महिला होगी, और किसकी बेटी है तो एस की बेटी है, ठीक। आगे एस की शादी जी से हुई है, अब शादी हुई है तो सेम जनरेशन में होगा, ठीक। अब लेकिन दोनों में से किसी का जेंडर क्लियर पता नहीं है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए एम का इकलौता पोता है। अब ए जो है एम का इकलौता पोता, लेकिन कहीं पर भी अभी एम का जिक्र नहीं हुआ है, तो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी एम का बेटा है। अब देखिए जी का जेंडर क्लियर हो गया कि जी जो है एम का बेटा है। अब बेटा है तो एम से एक जनरेशन नीचे आएगा। अब देखिए जी और एस की शादी हुई थी, और जी एक पुरुष है तो एस निश्चित एक महिला होगी। अब ये दोनों पति पत्नी हैं तो दोनों को प्लस मार्क दे देंगे ताकि ये पता लगे कि दोनों पति पत्नी हैं। अब देखिए ये जो लाइन छोड़े थे ए एम का इकलौता पोता है, अब ए का निकाल सकते हैं कि एम से कि इकलौता पोता है तो कहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब देखिए ए एम का इकलौता पोता है, एम का इकलौता पोता यानी कि एम के बेटा जी। अब इसका बेटा जो होगा ए होगा, ठीक है, तभी तो एम का इकलौता पोता ए होगा। अब पोता है तो निश्चित ही एक पुरुष होगा, तो एक त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए की एक बेटी एच है। अब ए की एक बेटी है जो एच है, ठीक है, तो एच को ए के नीचे बैठाएंगे क्योंकि एक जनरेशन नीचे आएगा एच, ठीक है। एक मिनट। हाँ, अब चूंकि एच एक बेटी है तो एक निश्चित ही महिला होगी, तो इसे एक वृत्त बना देंगे। अब कहा गया है कि ए की एक बेटी एच है जो एस की इकलौती पोती है। अब एस की इकलौती पोती एस है, यहाँ पर एस एक महिला है, और इस महिला का पति ये है जी, और जी का बेटा है ए, और ए की बेटी है एच, ठीक है। तो पति, एस के पति के बेटा, इसका बेटा, और इस बेटे की बेटी, बेटे की बेटी यानी कि पोती, तो एस की इकलौती पोती एच ऐसे ही हो गई, ठीक है। तो पूछा गया है कि के का ए से क्या संबंध है। के यहाँ पर है, के का ए से क्या संबंध है, यानी के जो है ए का कौन है। तो देखिए हम बताए थे कि एक जनरेशन में एक पुरुष और एक महिला का डायरेक्ट दो ही संबंध होता है, एक पति पत्नी का और एक भाई बहन का। तो के का संबंध पूछा है तो के जो है ए का कौन, यानी कि बहन, यही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो प्रोक्त के आधार पर यदि ए हैशटैग बी माइनस सी एट द रेट डी प्लस ई है तो ए का ई से क्या संबंध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो कहा गया है कि देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ए हैशटैग बी, यहाँ भी लिखा हुआ है ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तो यहाँ भी इसको मतलब ये समझना है कि ए जो है बी की पुत्री है। अब यहाँ लिखा हुआ है बी माइनस सी, अब यहाँ से निकालना है ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो बी माइनस सी का अर्थ हुआ कि बी जो है सी की माता है। अब लिखा हुआ आगे सी एट द रेट डी, तो यहाँ लिखा हुआ है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो सी एट द रेट डी का अर्थ होगा कि सी जो है डी का पुत्र है। उसके बाद लिखा हुआ है डी प्लस ई, तो यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो वैसे ही डी प्लस ई का अर्थ होगा कि डी जो है ई का पिता है, ठीक है। तो चलिए अभी से आगे सोल्व करते हैं। हाँ, कहा गया है ए हैशटैग बी, तो
इसका निकालना होगा यहाँ से। ए हैशटैग बी का मतलब है ए जो है बी की पुत्री है, तो ए जो है बी की पुत्री है तो निश्चित ही एक महिला होगी। अब आगे बी माइनस सी, इसका निकालना होगा यहाँ से। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो बी माइनस सी का अर्थ होगा कि बी जो है सी की माता है। माता है तो निश्चित एक महिला होगी, और सी की माता है तो सी माता अपने माता से एक जनरेशन नीचे सी। ठीक है, अब आगे सी एट द रेट डी का अर्थ है, उसको निकालेंगे यहाँ से कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि सी एट द रेट डी का अर्थ है कि सी जो है डी का पुत्र है। अब इसका जेंडर क्लियर, क्योंकि पुत्र है तो निश्चित ही पुरुष होगा। किसका पुत्र है? तो डी का पुत्र है। अब देखिए बी सी की माता है और सी डी का पुत्र है, तो ये निश्चित ही सी का पिता होगा। तभी ना ये दोनों दावा कर रहा है कि पुत्र ही है, क्योंकि एक माता है एक पिता है, तो इसलिए दोनों कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों कह सकते हैं ये मेरा पुत्र है। अब देखिए ये दोनों पति पत्नी है तो एक प्लस मार्क दे देंगे ताकि पता लगे कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब आगे डी प्लस ई, तब डी प्लस ई का अर्थ यहाँ से निकालेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो डी प्लस ई का अर्थ होगा कि डी जो है ई का पिता है। अब डी ई का पिता है तो ई डी से एक जनरेशन नीचे, लेकिन ई का जेंडर अभी भी हमें क्लियर पता नहीं कि क्या है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है कि ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि ये जो ए है इसका ई से क्या संबंध है। अब देखिए ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, इनका बेटा ए है सी, ठीक है, और डी जो है ई का पिता है और डी जो है ई का भी पिता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया पिता पुत्र, और ये पिता है ई का, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं पता होने से ये नहीं कह सकते कि ई पुत्र है पुत्री है, लेकिन ये निश्चित कह सकते हैं कि ए की माता बी है, ठीक है, और बी का पति डी है, ठीक है, और डी का पुत्र सी है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं, और ये दोनों भाई बहन हैं तो ये भी ई भी जो है या तो भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं होने के कारण स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि भाई है कि बहन है। तो पूछा है ए का ई से क्या संबंध है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो पूछा है ए का क्या संबंध है, तो ए जो है ई की बहन है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा कि ई जो ए जो है ई की बहन है। इस टाइप का प्रश्न जो है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें क्या होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे लिख देगा कि बी जो है ए का पुत्र है, यानी कि इसको उल्टा कर देगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी एट द रेट डी, ठीक है, तो इसको भी उल्टा कर देना होगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे सोचना है कि सी एट द रेट डी का अर्थ है कि डी जो है सी का पुत्र है। ठीक है, तो कभी कभी इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़कर बनाना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आपको उल्टा करना होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो इसके अनुसार होना चाहिए यहाँ पर d प्लस ए का अर्थ है जो d का पिता है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दे, ठीक है, इसको कर दे b जो है a का पिता है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि डी जो है ई का पिता नहीं है, फिर आपको उल्टा समझना है, ये समझना है कि ई जो है डी का पिता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़कर बनाइएगा ताकि एग्जाम में गलती ना हो। एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, ताकि कोई जब बड़ा क्वेश्चन बना रहे हो और स्ट्रक्चर बड़ा बन जाए तो आपको ये देखकर कन्फ्यूजन ना हो कि किसको कहाँ बैठा दिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए कि एक्स कोई व्यक्ति है और एक्स का पुत्र वाई है। अब पुत्र है तो निश्चित ही पुरुष होगा, तो इसे त्रिभुज से दर्शाएंगे। और वाई का भाई है जो जेड है, अब भाई है तो ये भी एक पुरुष होगा। ठीक है, और जेड का भाई है जो मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, और ए की बहन है जो बी है। ठीक है, बहन है तो महिला होगी तो इसे एक बी से दर्शाएंगे। अब कहा जाए वाई की पत्नी सी है,
तो वाई की पत्नी सी है, तो इसे एक वृत्त से दर्शाएंगे। अब कहा जाए कि वाई की पत्नी सी जो है उस सी का भाई है जो डी है, तो अगर आप डी को यहाँ बैठा देते हो, ठीक है, और बाद में इसे देखते हो तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये भाई है, ये भी भाई है, और ये बहन है, और ये भाई है। सॉरी, ये तो सी का भाई है ना, तो आपको देख कर ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये भी डी जो भी जो लगता है वो वाई का भाई ही है, ठीक है। तो आपको डी को यहाँ ना बैठाकर आपको आपको डी को यहाँ बैठाना चाहिए, ताकि ये देखकर क्लियर पता लगे कि ये जो डी है वो वाई की पत्नी सी का भाई है। यानी कहने का सेंस ये है कि पत्नी के रिलेटिव को एक तरफ और अपने रिलेटिव को एक तरफ बैठाना चाहिए, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये वीडियो समाप्त होता है। आप थ्योरी कर चुके हैं और तीनों टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई कितना भी बता दे आप उसे गेन नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।